सोशल फार्मेसी का जो फर्स्ट है यूनिट वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमें डेफिनेशन पढ़नी है। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें हमें डब्ल्यू के बारे में पढ़ना है। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका डेफिनेशन, इसके वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम। इंट्रोडक्शन टू मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स। ये इसका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, सोशल फार्मेसी काफी इजी सब्जेक्ट है और आपकी जनरल लाइफ रूटीन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ये। ठीक है, अब जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है सोशल फार्मेसी, सोशल जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। और सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोसाइटी में सभी टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास। एज वाइज में यदि बात करूं तो बच्चे, बूढ़े, जवान। ठीक है, ये एक लाइफ साइकिल होता है। जब बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, अधेड़ उम्र का होता है, बूढ़ा होता है, फिर शांत हो जाता है। तो हर एज में क्या है, उसके अपनी समस्याएं रहती है। हर एज की अपनी समस्याएं रहती है। बूढ़े व्यक्ति की बीमारियां अलग होगी, जवान व्यक्ति की बीमारियां अलग होगी। तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसका प्रभाव उसके बॉडी पे पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति यदि जवान है तो उसको किस टाइप की बीमारियां हो सकती है? अंदाजा लगाओ। स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर होगा, उसकी आंखों में चमक होगी, एक लाइफ में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा होगा उसमें। ये चीजें आपको एक बूढ़े व्यक्ति में नहीं मिलेगी। एक बूढ़ा व्यक्ति लाइफ के प्रति उतना ज्यादा उत्साहित नहीं रहेगा, क्योंकि उसने उसका जीवन जी लिया है, उसने सब कुछ देख लिया है। और वहीं पर एक युवा अवस्था, जिसने अभी युवा अवस्था की दहलीज पे कदम रखा है, तो उसकी आंखों में एक चमक होगी, एक उत्साह होगा, है ना, वो सोचेगा बहुत ज्यादा। तो अलग अलग एज की अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे बढ़ती एज के साथ, जैसे ही व्यक्ति ने 50 क्रॉस किया, 45 क्रॉस किया, तो उस एज की बीमारियां उसको धीरे धीरे जकड़ने लगती है। जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, है ना, ये कॉमन डिजीज है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा कॉमन है। हर दूसरा तीसरे व्यक्ति को आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है। तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सोसाइटी के साथ डील करता है फार्मासिस्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर जब ऑपरेट करता है तो वो ड्रग की डिस्पेंसिंग करेगा, तो उसका इंटरेक्शन होगा सोसाइटी के लोगों से। ठीक है, जहां पर भी आप मेडिकल डालोगे वहां पर आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपसे मेडिसिन खरीदेंगे, है ना। उसमें मेल्स आएंगे, फीमेल आएंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एज के लोग आएंगे आपके पास। लेकिन बच्चों को आपको कभी भी दवाइयाँ नहीं देनी है। एथिक्स क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी एज कम है उनको आपको कभी भी दवाइयाँ नहीं देनी है। दवाइयाँ आप उन्हीं को दोगे जिनकी एज मोर देन 18 ईयर्स है। हाँ, टॉफी भी दे सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको दवाइयाँ नहीं देनी है। दूसरी चीज, आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं देनी है। जब भी कोई व्यक्ति आता है और आपने देखा कि पर्चे पे ऐसी दवाइयाँ लिखी हुई है जो कि शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, ठीक है, जो किसी न किसी शेड्यूल में आती है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जो शेड्यूल्स डिसाइड किए गए हैं उसमें से किसी भी शेड्यूल में यदि कोई ड्रग आ रहा है तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। पर ड्रग की एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओटीसी। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स आप दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शेड्यूल्ड ड्रग है तो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। जहां आप मेडिकल स्टोर खोलोगे वहां आसपास हॉस्पिटल्स होंगे, वहां पर क्लिनिक्स होंगे, जिनको हम क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट। तो क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट आपके आसपास होंगे तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रिस्क्रिप्शंस आपके पास आएंगे। ठीक है, गायनोकोलॉजी होगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होंगे, है ना, डेंटिस्ट होंगे। तो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन पे उन्होंने जो मेडिसिन लिखा है वो आपको तभी पेशेंट को देना है जब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको देगा। यदि वो कहता है कि भाई मुझे वो मैडम ने ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन पे उसको ड्रग देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आपको केवल रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन पे ही उसको ड्रग देना है। ठीक है, तो एच शेड्यूल होता है ड्रग का, एक्स शेड्यूल होता है, ये आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। ठीक है,
मैं अभी आपको ये सोशल फार्मेसी के प्रोस्पेक्टिव से केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मासिस्ट का सोसाइटी में क्या रोल होता है, सोसाइटी में किस टाइप की डिजीजेज होती हैं, है ना, और उससे फार्मासिस्ट कैसे काउंसलिंग के थ्रू डील करेगा। क्योंकि फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी को काउंसिल करे, उसको एजुकेट करे और सोसाइटी में एक अवेयरनेस को स्प्रेड करे। ठीक है। और हर कम्युनिटी में कुछ स्पेशल ऐसी बीमारियां हैं पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, है ना, किसी लोकेलिटी में वो काफी फैली रहती है ना। जैसा मैंने आपको बताया था मलेरिया, कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पर मच्छर ही नहीं है, तो मच्छर ही नहीं है तो मलेरिया ही नहीं होता वहां पर। वहां ना मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ना मलेरिया की दवाई बेची जाती है, ना प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ऐसे कुछ देश हैं जैसे फ्रांस, जिसका एग्जाम्पल है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई बीमारियां ही नहीं है। जैसे अब भारत की बात करो तो पोलियो के केसेस नहीं मिलते, है ना। भारत से अब पोलियो पूरी तरह से जड़ से इरेडिकेट किया जा चुका है, एलिमिनेट हो चुका है पोलियो। नहीं तो एक वक्त था 1992 के आसपास काफी पोलियो के पेशेंट्स देखे जाते थे। तो सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो सोसाइटी के साथ डील करते हैं, है ना। और सोसाइटी कोई एक इंडिविजुअल तो है नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल है। तो सभी टाइप के लोगों में और उनके ट्रीटमेंट करने का अपना एक तरीका होगा, उनके साथ डील करने का अपना एक तरीका होगा, उनको हैंडल करने का, उनको काउंसिल करने का, उनको एजुकेट करने का, उनके अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने का। तो इसके लिए हमें सोसाइटी को समझना जरूरी है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, सोशल फार्मेसी, है ना। सोशल फार्मेसी आपके फर्स्ट ईयर में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आप फार्मेसी को सोसाइटी से कनेक्ट कर पाओ और आप पेशेंट को एक अच्छी काउंसलिंग दे पाओ और अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा पाओ। तो सोशल फार्मेसी आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, इसमें क्या है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। ठीक है। आप में से कोई बताओ, फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करेगा मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल में काम करेगा, तो क्या रोल होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ सर सेक्टर। काउंसलिंग करेगा पेशेंट की, ठीक है। और और डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेडिसिन, ठीक है, ड्रग डिस्पेंसिंग, ओके। और डॉक्टर को सर कन्वेंस करेगा कि किसी भी मेडिसिन के लिए उसके रिजल्ट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, मीडिएटर की तरह काम करेगा, मीडिएशन करेगा, ठीक है, ऐसे बोलो इसको। सर ड्रग्स के किसी भी। रैशन ड्रग्स के रैशनल यूज को प्रमोट करेगा। व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ड्रग का रैशनल यूज क्या होता है, ड्रग का सही उपयोग करना रैशनल यूज ऑफ ड्रग कहलाता है। ठीक है। तो इसको फार्मासिस्ट प्रमोट करता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को नॉलेज होता है ड्रग इंटरेक्शन का, ड्रग फूड इंटरेक्शन का, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का। ठीक है। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की जानकारी होती है। तो डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट कोऑर्डिनेट करता है, और यदि उसने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है तो डॉक्टर से फार्मासिस्ट डिस्कस कर सकता है। वो उसको ये उसके संज्ञान में ला सकता है कि सर आपने ये जो दवाई लिखी है, इस दवाई के साथ इस दवाई का जो इंटरेक्शन है ये सही नहीं है, तो उसको डॉक्टर चेंज कर सकता है। ठीक है, यदि फार्मासिस्ट को प्रॉपर नॉलेज है तो। क्योंकि फार्मासिस्ट ड्रग एक्सपर्ट होता है, मेडिसिन एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होता है। ठीक है। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस का काम करता है। ठीक है, डायग्नोसिस का जो काम है वो डॉक्टर करेगा, सर्जरी करेगा। लेकिन जो मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है और मेडिसिन के जो गुणों की स्टडी है ना, जैसे फार्मा केमिस्ट्री डॉक्टर्स नहीं पढ़ते। आप लोग फार्मासिस्ट हो, आप लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता है कि किसी दवाई के स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट क्या एक्शन दे रहा है, ये डॉक्टर नहीं जानता। डॉक्टर फार्मा केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं है, फार्मा केमिस्ट्री केवल फार्मासिस्ट पढ़ता है। तो दवाइयों के आप एक्सपर्ट हो, मेडिसिन के आप एक्सपर्ट हो, आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी पता है, उसका डोज भी पता है। और कहीं ना कहीं एक फार्मासिस्ट ही दवाई बनाता है, तो दवाई का जितना नॉलेज एक फार्मासिस्ट को होता है उतना किसी को भी नहीं होता, न नर्स को, न डॉक्टर को, न लैब टेक्नीशियन को। ठीक है। सबसे ज्यादा नॉलेज दवाइयों का फार्मासिस्ट को होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाती है, दवाई बनाना सिखाया जाता है ना, इसलिए वो दवाई बेच भी पाता है। आपने देखा होगा जो लोग एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं,
उनको मेडिसिन का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो डॉक्टर को कन्विंस कर पाएंगे इस चीज के लिए कि आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज बेचना है तो उसको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए, उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, तभी वो उस चीज को बेच पाएगा और कस्टमर्स को कन्विंस कर पाएगा और कन्वे कर पाएगा अपनी बात। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एक फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं ड्रग प्रमोशन, ड्रग्स की मार्केटिंग, है ना, इसमें भी पार्टिसिपेट करता है। और गवर्नमेंट जो कैंपेन्स चलाती है, जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है ना, और कोई भी जैसे सोसाइटी में कोई यदि पेंडेमिक डिजीज या कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, जैसा कि अभी कोविड, तो उसमें फार्मासिस्ट ने घर घर जाके दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किया, पेशेंट को काउंसलिंग दी, है ना। और सभी मेडिकल स्टाफ ने एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से मतलब कोविड-19 से फाइट किया। तो वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पिछले एक साल में क्या हुआ और उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल रहा। हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोविड-19 में फार्मासिस्ट का क्या रोल था। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड-19 थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहेगा, है ना, आने वाले कुछ सालों तक, क्योंकि अभी अभी घटना घटी है और इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला के रख दिया है। और बच्चा बच्चा जानता है कि कोविड-19 क्या है, और कोविड-19 आपके सिलेबस में भी है, सोशल फार्मेसी के सिलेबस में भी डाल दिया है, क्योंकि आपका कोविड-19 आया था 2019 में, और आपका ये जो सिलेबस डिजाइन हुआ है ईआर एजुकेशन रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में आई है। तो इसमें आपका कोविड-19 भी डाल दिया है, इसलिए आपके सिलेबस में आप देखोगे आपको कोविड-19 वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका है फोर्थ यूनिट में है। ठीक है, कोविड-19, डिप्थेरिया, वोपिंग कफ, इन्फेक्शियस डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, ये सब आपके सिलेबस में डाल दिया है सोशल फार्मेसी के। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट आपको समझ में आया क्या है। और दूसरा, सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है, सोशल फार्मेसी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। हेलो। जी सर। यस यस सर, यस सर। सर। अब बताइए नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सर गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ सेक्टर में जो स्कीमें चलाई जाती हैं, हम्म। उसको बोलते हैं हेल्थ ठीक है, पॉलिसी। अब कोई ये कोई हेल्थ पॉलिसी जो उसके बारे में आप जानते हो। जैसे अपना ये पोलियो की दवाई वगैरह पिलाते हैं सर, वो भी आता हम्म। है। ठीक है। और नॉलेज फॉर हेल्थ, हेल्थ के बारे में नॉलेज देना। हम्म। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय युवा नीति, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति। अरे हम्म। बजाओ मत। हम्म। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम नीति, ठीक है। पोषण नीति, हम्म। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय रक्त नीति, हम्म। चिकित्सा की भारतीय पद्धति तथा होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति, हम्म। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, हम्म। क्लिनिकल थेरेप्यूटिकल उपयोग के लिए मानव प्लाज्मा से प्लाज्मा उत्पन्न हम्म। चिकित्सीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति, हम्म। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर। बस, इससे ज्यादा आपके पास लिखने का समय भी नहीं है। और सभी ने सुना है जितेंद्र सूर्यवंशी, है ना, क्या नाम है आपका, सुदर्शन। सुदर्शन सर। हाँ, सुदर्शन जी ने एकदम सही कहा है, यही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, और पॉलिसी मतलब योजना है। अब ये सर कौन इसका मेरे बनाएगा। पास इंग्लिश है क्या लगना क्या। इसका अगर चार्ट है मेरे पास में इसका। नहीं तो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए ना उसको, जी सभी जी, आपके डाल देता कलीग्स हूँ। के साथ शेयर कीजिए। देखो, आप लोग के पास कोई भी यदि अच्छे नोट्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बुक में किसी पेज पे यदि कोई अच्छी जानकारी दी हुई है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, तो वो आप ग्रुप पे शेयर किया करो। आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप इसलिए बनाया है कि आप एक दूसरे से स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन करो, है ना। कोई नोट शेयर करो, कोई बुक का आपने पीडीएफ कोई अच्छा आपको अच्छा लगा, जैसे इनके पास अब ये है, तो ये इनको शेयर करना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी उसको देख पाए।
तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए ना कि हम वहां पर हाय हेलो ही करते रहें, है ना। तो इन्होंने नेशनल पॉलिसी के बारे में बिल्कुल सही बताया, गवर्नमेंट बनाती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है मेडिकल स्टाफ। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे किया जाता है, विलेज लेवल पे, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सब हेल्थ केयर सेंटर है, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, तो ये सभी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पॉलिसी का। बच्चों के लिए बनाई जाती है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बनाई जाती है, नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, और किसके लिए बनाई जाएगी, और कुछ ऐसी है जो फीमेल्स के लिए बनाई जाती है ना। और इन पॉलिसीज के माध्यम से बेनिफिट्स पास ऑन किए जाते हैं। जैसे फीमेल्स को एक बेनिफिट होता है मैटरनिटी लीव का, वो छुट्टी ले सकती है गर्भावस्था के दौरान, तो उसको 240 दिन की शायद छुट्टी मिल जाती है, और उसमें उसका पैसा भी नहीं कटता, उसको सैलरी फुल मिलती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। और जैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष एक गवर्नमेंट की योजना थी जिसके तहत सभी बच्चों का टीकाकरण किया गया, है ना। आईसीडीसी, चाइल्ड से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चलते हैं, बच्चों को कुपोषण ना हो, मरासमस और रिकेट्स जैसे रोग ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसके लिए गवर्नमेंट उनको बढ़िया दलिया सत्तू सब प्रोवाइड करती है ना। दूध वूध भी कहीं कहीं मिलता है, और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। तो ये सब चीजें स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं टीकाकरण है, जैसा कि अभी सुदर्शन ने बताया। तो ये सभी चीजें एकदम इन्होंने एक्यूरेट बताई है। यही होती है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, क्योंकि हमारी भारत सरकार चाहती है कि हम लोग स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। एक बीमार व्यक्ति तो बोझ होता है। एक यदि घर का मुखिया बीमार पड़ गया तो वो परिवार का लालन पालन कहाँ से करेगा। एक बच्चा बीमार पड़ गया तो वो स्कूल जाके पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो, और वो लाइबिलिटी की जगह असेट, असेट की जगह लाइबिलिटी बन जाता है, वो बोझ बन जाता है ना। तो बीमारी ऐसी चीज है जो इंसान को लाचार बना देती है, कमजोर बना देती है ना। तो बीमारी, और गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, तो इसलिए वो हेल्थ पॉलिसीज बनाती है। और हेल्थ पॉलिसीज के माध्यम से सभी व्यक्ति को टीकाकरण के माध्यम से, पोषण के माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप भी चलाती है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा। अवेयरनेस कैंप में अवेयरनेस दी जाती है, नसबंदी से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो ये सब जानकारी सोसाइटी में स्प्रेड की जाती है नेशनल पॉलिसीज के माध्यम से, और गवर्नमेंट इसको बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, और जो भी है स्वास्थ्य से रिलेटेड, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अवेयरनेस कैंप होते हैं, टीकाकरण के कैंप होते हैं, नसबंदी के कैंप होते हैं, निशुल्क दवाई वितरित की जाती है ना। तो ये सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है। जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है यदि उसका लेबर शुरू हो गया है तो तुरंत तत्काल एम्बुलेंस भेजी जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे आप कॉल करो तो एम्बुलेंस आती है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आ जाती है। तो ये सब सुविधाएं आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। क्या होता है इंडिया है, हमारे भारत में हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है हेल्थ केयर सिस्टम। आपको सारी फैसिलिटी देगा, ठीक है। आपको एक्सरे की फैसिलिटी मिलती है ना। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि हर लेवल पे फैसिलिटी दी जाए। तो उसमें मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर इसमें होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, सब हेल्थ केयर सेंटर्स होता है। तो ये इसका पूरा आप एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में काम करते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूरल एरियाज में भी काम करती है और अर्बन एरियाज में भी काम करती है, मतलब सिटी एरिया और विलेज एरिया। और विलेज से भी छोटा एक होता है धाना और तालुका, जो बहुत ही छोटा होता है ना, धाना बोलते हैं उसको। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। जैसे पॉपुलेशन यदि मात्र 50 घर है तो वो ढाने में आएगा, छोटा रहेगा वो, है ना। फिर उससे बड़ा थोड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके मतलब पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये हो गया इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। अब मुझे बताइए नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में।
नेशनल हेल्थ मिशन का आपने लोगो देखा होगा, देखा है लोगो किसी ने? नेशनल हेल्थ मिशन का लोगो में एक परिवार बना हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उसकी एक बेटी, ठीक है, ऐसा करके एक लोगो होता है नेशनल हेल्थ मिशन का। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको बताना है। तो इसके प्राइमरी और सब हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर नेशनल हेल्थ मिशन ऑपरेट करता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी डेफिशिएंसी थी। विलेजर्स को प्रॉपर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना की गई 2005 में। और 2013 में इसको अर्बन एरिया में लाया गया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इसका ट्रांसफर किया गया। तो विलेज और सिटी दोनों ही स्तर पे स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना आई थी 2012-13 में, जिसके तहत दवाइयों का निशुल्क वितरण गवर्नमेंट ने शुरू किया, ठीक है। जिसमें मतलब आई सर्जरी हुआ, ऐसी कुछ सर्जरीज थी जो कि गवर्नमेंट निशुल्क उपलब्ध कराती है ना। तो उस योजना का लाभ लेने के लिए यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल है ना, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसके तहत लाभ लिया जा सकता है। तो ये आपके पूरा मतलब हेल्थ केयर सिस्टम हो गया और आपका नेशनल हेल्थ मिशन। NHM, तो N स्टैंड फॉर नेशनल, H स्टैंड फॉर हेल्थ, M स्टैंड फॉर मिशन, NHM, ठीक है, NHM। तो NHM संस्था कहाँ काम करती है? स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें काम करती है। और ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। अब आता है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल्स। तो गवर्नमेंट का गोल क्या है? सर्वांगीण विकास, ठीक है। देश के जितने भी नागरिक है सबका विकास होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की सोच है। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, सभी लोग स्वस्थ रहे, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर में एक निश्चित अनुपात बना रहे। ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल खड़ा करेगी ये चीजें। या तो फिर ऐसा ना हो कि भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब लिमिटेड यदि रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या है, लोगों के अंदर थोड़ी सी जेलेसी आएगी, है ना, और वो जेलेसी कहीं चल के आगे क्राइम को भी जन्म दे सकती है। तो पॉपुलेशन का एक सही रेशियो बना होना चाहिए ताकि रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा दोहन ना हो, है ना। अब जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इंसान पेड़ काटेगा, पेड़ काट के वो जंगलों में रहना शुरू कर देगा। तो पेड़ कम हो जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें इरोजन हो जाएगा। और ओजोन लेयर में इरोजन होगा तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी स्किन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर होगा। तो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होंगी। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पॉपुलेशन का एक रेफरेंस रेंज में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे देश में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। हमारे कंट्री के लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, ठीक है। और क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम खड़ी कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का सीधा कनेक्शन शिक्षा से है। कोई व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा समझदार है तो वो समझेगा कि यार 2 बच्चे पैदा कर लिए पर्याप्त है। और यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ गंवार है तो वो मानेगा नहीं, वो तो 10-20 बच्चे पैदा करेगा, है ना। और वो फीमेल फीमेल भी यदि समझदार है तो वो उसको शिक्षित है तो वो समझाएगी कि नहीं, हम उतने ही बच्चे पैदा करें जितने का हम लालन पालन कर सकते हैं, जिनको हम पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, जिनकी हम देखभाल कर सकते हैं। तो ये शिक्षा से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का कनेक्शन तो है। और फिर दूसरी चीज, शिक्षा का कनेक्शन आपकी इनकम से भी है। आप जितना सीख सकते हो उतना कमा सकते हो। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितना सीख सकते हो उतना पैसा कमा सकते हो। आप यदि स्किल डेवलप करोगे, आपके अंदर कोई हुनर होगा तो आप पैसा कमा सकते हो।
अभी लोग इतना पैसा कमाते हैं जिनके अंदर हुनर है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं घर बैठे ऑनलाइन, और ऑनलाइन सारा काम करते हैं। फॉरेन कंट्रीज के लोगों से काम लेते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, और इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो स्किल होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड जिसकी अच्छी हो वो ऑनलाइन टाइपिंग करता है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ की करेंसी तेज है ना। अभी 75-80 रुपए होगा डॉलर, कितना है, किसी को आइडिया है? 80 रुपए है सर। हाँ, तो 80 रुपए डॉलर पहुंच गया है। तो वहां से किसी ने आपको यदि $10 भी दिए एक पेज टाइप करने के, तो आपके कितने हो जाते हैं? सीधे 800-1000 रुपए हो जाते हैं। आप यहाँ भारत में बैठ के पेज टाइप करोगे तो आपको कोई 40 रुपए 50 रुपए देगा। आपने यदि फॉरेन कंट्री का कोई आउटसोर्सिंग का काम लिया और टाइपिंग का, तो आप वो यदि टाइपिंग करोगे तो आपको 1000 रुपये मिल सकता है एक पेज टाइप करने का, है ना। तो आउटसोर्सिंग और ये कनेक्टिविटी, अब तो इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है कि नहीं हम। यहाँ मैं बैठे बैठे अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम के थ्रू, जिसमें मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। अब आप लोग भी तो सब बाहर हो, तो आपसे मेरी बात हो रही है। मैं आपको देख सकता हूँ, चाहूँ तो आप मुझे देख सकते हो, चाहो तो, है ना। हम एक दूसरे को चीजें शेयर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे देश को डिजिटलाइज किया जाए, जैसा मोदी जी कहते हैं। 2014-15 से आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है ना। डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है, भारत को कनेक्ट कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड से, और वर्ल्ड की जो पॉलिसीज है वो भारत में भी तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। आधार कार्ड जैसी चीज तो दूसरे देशों में पहले ही बन गई थी, भारत में तो अभी अभी 10-15 साल से आधार कार्ड बनने शुरू हुए हैं, है ना। आपको पता है हमारे देश में जो पॉलिसीज बनाई जाती है, तो ये विदेशों में ऑलरेडी ये पॉलिसीज बन चुकी हैं। तो उसमें से जो सफल योजनाएं हैं उनको यहाँ भारत में लागू करने का प्रयास करती है भारत सरकार। और भारत सरकार के जो अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, ये आए दिन विदेश क्यों जाते हैं? ये विदेश जाके वहां से नई नई चीजें सीख के आते हैं, देख के आते हैं, समझ के आते हैं, और फिर उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम भी तो कभी किसी के गांव जाते हैं, वहां हमको कोई अच्छा लगता है चीज, तो हम बोलते हैं ना कि यार ये हमारे घर पे भी होनी चाहिए। हम कहीं गए तो हमने कहीं से गुलाब की कलम ला ली, कहीं से हमने मनी प्लांट की बेला की ला ली। तो ये भी विदेश जाते हैं ना मंत्री संतरी, तो ये भी यही करते हैं। अच्छा ऐसी योजना है क्या, अच्छा वैसा काम है क्या, अच्छा आधार कार्ड बना के पैन कार्ड से कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या। फिर वो हमारे देश में भी नियम कानून बनते हैं और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हर फील्ड में ऐसा ही होता है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी यही है। अब देखो ना, अभी कोविड के टाइम पे पता चला कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं काफी कमजोर रही है ना। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी पाई गई, है ना। और उतना डेडिकेशन नहीं था। मतलब डेडिकेशन मतलब डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया था, बोले हम मरना नहीं चाहते। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो एक सैनिक की तरह होते हैं, एक सोल्जर की तरह होते हैं। एलओसी आपने देखी होगी मूवी। जब एक सैनिक बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा रहता है ना, तो वो ये परवाह नहीं करता कि मेरे सीने पे कोई गोली चला देगा। यदि वो ऐसा सोचेगा तो क्या वो बॉर्डर पे खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हमारे देश के डॉक्टरों को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे देश में महामारी फैली है, यदि हम इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे देश के नागरिकों को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ऐसी भावना उनके अंदर होनी चाहिए, इतने प्रिंसिपल उनके अंदर होने चाहिए, इथिक्स होने चाहिए उनके अंदर, इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए। तो उसकी भी कमी पाई गई। कई कई लोगों ने छुट्टियां ले ली 6-6 3-3 महीने की, सोचो, इसलिए कि हमको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, है ना। अब जो हॉस्पिटल में बेचारा पेशेंट एडमिट है उसका इलाज कौन करेगा, है ना। फार्मासिस्ट और नर्स तो इलाज कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा है। तो हर व्यक्ति में इथिक्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, है ना। एक कहावत आपने अंग्रेजी में सुनी होगी, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत पे चलने वाला आदमी। तो ऐसे सिद्धांत पे चलने वाले लोगों की देश को जरूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको ये सोशल फार्मेसी पढ़ाया जाता है, ताकि आपके अंदर स्मार्टनेस आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और आप गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करें। गवर्नमेंट यदि कोई प्रोग्राम चला रही है तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसा नहीं कि उस दिन छुट्टी ले लिया आपने। आपको कहा कि भाई 15 तारीख को नसबंदी का कैंप है और आपको काउंसलिंग देनी है पेशेंट्स को, उनको कन्वेंस करना है नसबंदी के लिए, तो आपने उस दिन छुट्टी ले ली। बोले बहुत ज्यादा काम है, बहुत लोग आएंगे, छुट्टी ले लो। ऐसा आपका रवैया ना रहे, इसलिए आपको सोशल फार्मेसी पढ़ाया जा रहा है।
आपको सोशल फार्मेसी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को नसबंदी के लिए कन्विंस कर पाओ। हो सकता है आपके अंडर में कोई आशा कार्य करता है, उसको आपको मीटिंग लेना पड़े, उसको समझाना पड़े कि भाई यहाँ के लोगों की, यहाँ की पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना है, पता लगाओ कहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं, है ना, और जहाँ ज्यादा बच्चे हैं वहाँ उन लोगों को कन्विंस करो कि या तो वो बच्चे पैदा ना करे, या तो फिर वो नसबंदी करा दे, है ना। तो आशा कार्यकर्ता यही तो सब करती है, समाज में अवेयरनेस फैलाती है। और आशा कार्यकर्ता की मीटिंग कौन लेता है? उसकी सीएचओ लेगा, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे जो ऑफिसर्स होते हैं, नर्स होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो विलेज एरिया में डॉक्टर तो उतना सर्व नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे काम फार्मासिस्ट और नर्स को ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए, नसबंदी के फायदे बताना है। ठीक है, तभी तो वो कन्विंस होंगे नसबंदी के लिए। नसबंदी बहुत जरूरी है, यदि किसी की नसबंदी ना हो तो फिर वो बच्चे पैदा करते चला जाएगा, या तो फिर वो प्रोटेक्शन यूज करे। अब प्रोटेक्शन यूज यदि नहीं करेगा तो बच्चे तो पैदा होंगे, है ना, और ज्यादा यदि बच्चे पैदा होंगे तो देश की पॉपुलेशन वैसे ही तो बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड वाइड भारत की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ जाएगी, अभी अभी सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन अभी नंबर 1 पे आने में टाइम नहीं लगेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर भी कम हो जाएगा। फिर शिक्षा की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, वो हर हर गांव विलेज तक कैसे पहुंच पाएगी? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। अब तो खैर अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, गवर्नमेंट की जो कनेक्टिविटी है वो छोटे से छोटे गांव तक भी है अब, और स्कूल की व्यवस्था भी है वहां पर, है ना। तो इन चीजों पे बहुत काम हुआ है पिछले 10-20 सालों में। आज से 50 साल पहले सिस्टम ऐसा नहीं था जैसा आज है, तो हमारा सिस्टम आप पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गया है ना। हर क्षेत्र में मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ऐसा ही देश विकास करता रहेगा तो एक दिन विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। अभी भारत विकासशील देश की श्रेणी में है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारत का भी जो भारत कम से कम 70-80वें पायदान पे आता है, बहुत नीचे है। हमारे ऊपर ऐसे बहुत से देश है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। WHO कह रहा है कि भाई इतने पेशेंट पे इतने डॉक्टर चाहिए तो उतने होने चाहिए, इतने पेशेंट पे इतनी नर्स चाहिए, इतने फार्मासिस्ट चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में स्टाफिंग कितनी होनी चाहिए, कितने डॉक्टर, कितने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए। ये सब WHO डिस्क्राइब करता है कि कितने पॉपुलेशन पे कितना मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो उतना मेडिकल स्टाफ यदि है, उतने रिसोर्सेज हैं, उतनी फैसिलिटीज यदि है, तो फिर WHO के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त है, अदरवाइज वो लचर की श्रेणी में आएगी। तो देश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी इम्प्रूव करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। इसी को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने 550 फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी रिलीज की है, स्टेट गवर्नमेंट ने। सोचो हमारे देश में इतने सारे फार्मासिस्ट की कमी थी, और ये कमी गवर्नमेंट को तब समझ में आई जब कोविड महामारी ने बहुत लोगों को लपेट दिया। तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई कई ऐसे स्वास्थ्य केयर सेंटर है जहाँ पर फार्मासिस्ट है ही नहीं। तो बोले दवाई कौन बांट रहा है? तो पता चला कि जो पानी बांटने वाला चपरासी था वही दवाई बांट रहा है 10 साल से। ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केयर सेंटर थे, है ना। कुछ ऐसे स्वास्थ्य केयर सेंटर थे जहां पर फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगती थी लेकिन वो जाता ही नहीं था, है ना। तो फिर ऐसे बहुत सारे मतलब इश्यूज सामने आए कोविड के दौरान, है ना। तो कोविड यदि आया तो उसने स्वास्थ्य के सभी स्वास्थ्य सिस्टम को काफी जगा दिया कि नहीं यार इतनी कमियां हैं, इसको पूरा करना है ना। वैसे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब मुश्किल घड़ियां आती है तभी तो किसी चीज की परीक्षा होती है। तो ये सब आपका सोशल फार्मेसी में आपको पढ़ना समझना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है सोशल फार्मेसी का। आपको कुछ रफ आइडिया दिमाग में एक इमेज बना कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या करना है? इजी है ना? WHO के बारे में थोड़ा पढ़ना, आपको नोट्स बनाना है चाहिए। ठीक है, आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करना है। मैं अक्सर आपसे हर लेक्चर में कहता हूँ कि आपको 5 सब्जेक्ट की 5 छोटी छोटी कॉपियां बनानी है, 100-150 पेज की, और उसमें आपको नोट्स बनाने हैं आपके खुद के हैंड रिटर्न्स। और ऐसा नहीं है कि कचरे जैसे नोट्स बना लिए, एक ही पेन का यूज कर रहे हैं और रामायण जैसे लिख दिया आपने एक तरफ से पूरा, नहीं। थोड़ा सा फ्लो चार्ट, थोड़ा डायग्राम, ब्लैक पेन यूज किया, ग्रीन पेन यूज किया, रेड पेन यूज किया, और अच्छे कलर्ड नोट्स बनाए ताकि कल को आप ही पढ़ो तो आपको अच्छे लगने चाहिए, है ना। तो उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए प्रीवियस ईयर्स के, ऐसा थोड़ा बहुत आप होमवर्क करते रहा करो, है ना। तभी आप मतलब एक छात्र जीवन में कहीं ना कहीं आप हो अभी, तो उसका थोड़ा सा आपको उससे कनेक्टेड रहना चाहिए।
माना कि आप लोग की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग चूंकि पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा करो इंटरेस्ट के साथ, है ना, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बढ़िया, आपकी 2 साल की डी फार्मेसी 2 साल में खत्म हो जाएगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है ना। कॉन्फिडेंस लूज कब होगा? कभी गलती से कोई फेल हो गया तो बताने में भी शर्म आती है कि साहब बैक आ गया मेरे को। या जब आप बैक का पेपर देने जाता है, इंसान उससे पूछता है भैया क्या कहाँ जा रहे हो, तो बोले पेपर देने जा रहा हूँ, फेल हो गया था या सप्ली आ गई थी। अच्छा नहीं लगता ना, कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए कोई काम करो मत, और करते हो तो उसको फर्स्ट क्लास अपने एफर्ट्स के साथ करो, एनर्जी के साथ करो, उत्साह उमंग के साथ करो, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है सोशल फार्मेसी का। ठीक है। तो इसमें हमने सोशल फार्मेसी के प्रोस्पेक्टिव डिस्कस किए, फार्मासिस्ट का सोसाइटी में क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। डब्ल्यू एच ओ आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और कम से कम 150 देश इसके मेंबरशिप ले चुके हैं, है ना। जैसे हमने कोई स्विमिंग पूल की मेंबरशिप ली तो हमें फैसिलिटी मिलती है ना कि हम बढ़िया जाके स्विमिंग पूल में गुलाटियां मारे, तैरे, है ना, मिलती है कि नहीं। तो वैसे ही डब्ल्यू एच ओ की जो मेंबरशिप ले लेता है, डब्ल्यू एच ओ उसको गाइडलाइन देता है उपहार स्वरूप कि आपके स्वास्थ्य संबंधित जो सिस्टम है उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, है ना। डेटा देता है गवर्नमेंट को डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो वहीं से सब ये ऑपरेट करते हैं। अभी फाउची का आपने नाम सुना होगा, वो चेयरमैन था। अभी भी वही है कि हटा दिया उसको, फाउची को? किसी को पता है क्या? करंट अफेयर। हेलो। जी सर। सर। फाउची अभी भी चेयरमैन है क्या डब्ल्यू एच ओ का? शायद आइडिया नहीं सर। होगा, अभी भी होगा, है ना। तो डब्ल्यू एच ओ संस्था पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है ना। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हेल्थ को इंगित करते हैं। इंडिकेटर हमें क्या बताता है? जैसे हमें गाड़ी मोड़ना है, कोई व्यक्ति यदि लेफ्ट का इंडिकेटर जला दे तो हमें समझ में आ जाता है कि वो लेफ्ट मुड़ने वाला है। तो जो हेल्थ इंडिकेटर है सोसाइटी में, वो हेल्थ केयर सिस्टम की को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसा है वो। ठीक है। जैसे मृत्यु दर यदि बढ़ जाएगी तो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा क्या, आप बताओ। जिसको मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। एक होता है मॉर्बिडिटी रेट, एक होता है मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी रेट मतलब होता है बीमार पड़ने की दर। तो बताओ, बीमार पड़ने की दर यदि ज्यादा है, मरने की दर यदि ज्यादा है, तो उस देश का स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा? हम्म। हेलो। जी सर। जी सर। यदि किसी देश में एक साल में बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं मर रही हैं डिलीवरी के टाइम पे, और नवजात शिशु मर रहे हैं, तो उस देश का स्वास्थ्य विभाग अच्छा होगा, स्वास्थ्य सिस्टम, या कमजोर होगा? कमजोर होगा सर। हाँ, तो ये सब हेल्थ इंडिकेटर्स में आते हैं। ठीक है। किसी भी चीज को हमको यदि परखना है तो उसके पैरामीटर्स होते हैं ना, क्राइटेरिया होते कि नहीं। जैसे गवर्नमेंट कह रही है भाई आपको हम ड्रग लाइसेंस तब देंगे जब आप 11 एग्जाम पास करोगे, तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया लगाया कि नहीं। तो वैसे ही हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो बताते हैं कि सोसाइटी का स्वास्थ्य कैसा है। मृत्यु दर, जन्म दर। जन्म दर ज्यादा है मतलब लोग खुश हैं, तभी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल के बच्चे पैदा कर रहे हैं मतलब सोसाइटी में लोग खुश हैं। और मर कम रहे हैं मतलब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है। तो भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है अभी? क्योंकि स्वास्थ्य सिस्टम अब इम्प्रूव हो गया है। अब मर कम रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, है ना। रोडें बढ़िया चकाचक बना दी है। पहले ऐसा था, जंगल उबड़ खाबड़ रास्ते थे, स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, हॉस्पिटल्स थे नहीं, तो लोग मरते ज्यादा थे। अवेयरनेस थी नहीं, कुत्ते ने काटा तो हल्दी तेल लगा लिया, जय सिया राम। और रेबीज हो गया तो बस निपट गए 10-15 दिन में, ऐसा हाल था। अब गवर्नमेंट बढ़िया निशुल्क इंजेक्शन लगा रही रेबीज के, तो व्यक्ति कुत्ते से डर नहीं रहा, कुत्ता इंसान से डर रहा है।
गवर्नमेंट, यदि आप गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट कराते हो कुत्ता काटे तो रेबीज का, तो गवर्नमेंट आपको निःशुल्क इंजेक्शन लगा देगी, वैक्सीन रेबीज का। और यदि प्राइवेट में जाओगे तो 30,000 रुपये पे उतर जाएगी, 20-30 हजार रुपये पे। सोचो कितना महंगा ट्रीटमेंट है। इसलिए बढ़िया, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करो कि वो आपको टीका लगा देती है गवर्नमेंट। पैदा होते से आपको 5-10 टीके ठोक देती है गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर, ताकि आप भविष्य में बीमार नहीं पड़ो, है ना, स्वस्थ रहो और बढ़िया देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, अच्छा पैसा कमाओ। ठीक है, क्योंकि यदि हमारे देश के सभी नागरिक अच्छा पैसा कमाएंगे तो देश विकसित होगा या देश डाउनफॉल में जाएगा, बताओ। विकसित होगा सर। बस सीधा तो होगा फिर सर। तो हर व्यक्ति अच्छा पैसा कमाए। भारत में यदि हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए कमाएगा तो हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति को पैसा कमाना है और हर व्यक्ति को विदेशी पैसा भारत में लेके आना है। और विदेशी पैसा भारत में कब लेके आएगा? जब मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका में बैठे व्यक्ति का पेपर टाइप करके यहाँ से भेज देगा, तो वो डॉलर में पैसा यहाँ पर लेके आएगा। तो हमारे देश देश के जो पॉलिटिशियन हैं और हमारे देश के जो अधिकारी है वो खुश हो जाएंगे कि वाह, हमारे देश का व्यक्ति बाहर से पैसा लेके आ रहा है डॉलर में। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। इसलिए तो कहते हैं अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी सीखोगे तभी तो अंग्रेजों को उल्लू बना पाओगे। अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों ने 200 साल हमारी बहुत ऐसे की है। अब हमारी बारी है, अब हम उनका काम करके देंगे और डॉलर में पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? हेलो। जी सर। गांधी नेहरू अंग्रेजों से क्यों बात कर पाते थे? क्योंकि इनकी अंग्रेजी अच्छी थी। और भगत सिंह बेचारे, भगत सिंह बोले गरम दिमाग के। गरम दिमाग के क्या थे? कम्युनिकेशन नहीं था ना, बात ये है। अब ये बैरिस्टर बनने गए थे विदेश तो इनकी अंग्रेजी बढ़िया थी, चकाचक, और अंग्रेजों को समझते भी थे ये, क्योंकि उनके उनके देश में रह के आए थे, तो इसलिए उनसे कोऑर्डिनेट कर पाते थे। नहीं तो भारत के यहाँ के लोग थोड़े से गर्म मिजाज के थे। अब कम्युनिकेशन यदि कमजोर रहेगा तो मिजाज तो गर्म हो ही जाएगा ना। बस यही बात थी। तो आप सभी लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग, एक एग्जाम होता है डी फार्मेसी के बाद में, वो एग्जाम आप क्रैक करके अमेरिका में फार्मासिस्ट बनो, ब्रिटेन में फार्मासिस्ट बनो। कैसा रहेगा? अभी भी हमारे बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्ति विदेशों में काम करते हैं और भारत अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं, रियाल में, सियाल में, दिनार में, और ये करेंसीज काफी तेज होती है ना। तो इन करेंसीज में जो व्यक्ति पैसा कमाता है, तो और आपने देखा होगा बाहर चीजें ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ना, काफी। जैसे आपने सुना होगा एप्पल के लैपटॉप और बहुत सारे प्रोडक्ट्स विदेशों में बहुत सस्ते हैं, है ना, इन कंपैरिजन। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग जो विदेश में रहते हो वहां से यहाँ चीजें लेके आते हैं, या वो प्लेन से आते हैं। तो मैंने पूछा आप क्यों लेके आते हो, तो बोले ये लैपटॉप अमेरिका में सस्ता पड़ता है बोले, और यहाँ भारत में बहुत महंगा पड़ता है, डबल से भी ज्यादा का अंतर आ जाता है। तो ऐसा है हमारा देश, महंगाई भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना। तो हमारे देश को हमको इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमने हमने जिस भारत भूमि पे जन्म लिया है इसको हमें स्वर्ग बनाना है, हम सभी को मिलके। तो इसी भाव के साथ आप लोग पढ़ाई करो और बहुत आगे बढ़ो। कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और सोशल फार्मेसी के आगे का पार्ट देखेंगे। नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए डेली, ठीक है, और अपने समय का सदुपयोग करो सभी। समय बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, समय लाइफ है, समय जीवन है। तो आप जीवन बर्बाद करना चाहते हो तो समय बर्बाद करो, और यदि जीवन को संवारना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिसोर्सेस को इम्प्रूव करना चाहते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो, ठीक है, तो मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। और हर पल हर समय अपनी उन्नति को लेके जागरूक रहो, कॉन्शियस रहो। ठीक है, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। दुनिया में कोई राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो, समय नहीं वापस ला सकता। तो बस समय गया तो गया। तो हर समय जो गुजर रहा है उस वक्त आपको बेस्ट देना है अपना। ठीक है, बेस्ट देना है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। सर ओके। हेलो सर। हम्म। सर जो आप एग्जाम बोल रहे हो वो सबके लिए है कि जो आउट ऑफ एमपी है उनके लिए रहती है? कौन सा एग्जाम?
सर आप जो बोल रहे हो ना कि ये एग्जाम खत्म हो जाने के बाद और एक एग्जाम देनी पड़ती है एग्जिट लाइसेंस एग्जाम, मिलने के लिए। एग्जिट हाँ। एग्जाम, हाँ। एग्जिट एग्जाम आपको देनी पड़ेगी तब आपको लाइसेंस मिलेगा। आपको मीन्स ये। एग्जाम हाँ। पास करने के बाद में गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है एमपी की, ठीक है, वो हाँ। आपका एक एग्जाम लेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीसी अच्छा। सीबीटी। उसमें आपको अच्छा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। और यदि आप 100 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। और यदि वो एग्जाम आप अच्छा। नहीं निकालते हैं तो आप ना मेडिकल स्टोर डाल पाएंगे, ना आप गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे। तो एग्जिट एग्जाम अच्छा। पास करना बहुत जरूरी है। और तो गवर्नमेंट वो उसको, कंपलसरी है वो सर, है ना? कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है वो, अच्छा। ऐसे में तो कोई देगा ही नहीं वो। क्योंकि मैंने सर सुना था कि जो आउट ऑफ एमपी रहते हैं उनके लिए रहता है, जो एमपी में ही करते हैं उनके लिए नहीं रहता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए है? हाँ, एमपी के अच्छा। सभी अच्छा। स्टूडेंट के लिए है। एमपी के क्या, अच्छा। मुझे अच्छा। ऐसा लग रहा है शायद सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर वो दिया है। बस क्या होगा सर, क्योंकि जब एमपी में हो रहा है तो क्योंकि ये एक तो पीसीआई तो ओवरऑल इंडिया है। हाँ, पीसीआई ने अपना सिलेबस भी कॉमन कर दिया है। पहले ऐसा था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेबस था। अभी आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो भारत का हर बच्चा पढ़ रहा है जो फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है ना। तो मुझे लगता है एग्जिट एग्जाम सभी स्टेट में होगा शायद, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा, है ना। अब ये क्या है, अच्छा। नोटिफिकेशन जब तक गवर्नमेंट निकालेगी नहीं तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बाकी कंफर्म तो तभी होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन तो आया है कि एग्जिट एग्जाम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है उसके बारे में अभी, है ना। पर अच्छा। भी ये मान के चलो, आप लोग पढ़ाई करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा, इस चीज की तो गारंटी है मेरी। क्योंकि आपने यदि धांधली से एग्जाम पास किसी ने कर भी लिया, नकल वकल करके, है ना, तो फिर एग्जिट एग्जाम में अटक जाएगा वो। तो फिर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी उसको। तो जब पढ़ाई करनी ही है तो अभी कर लो, है ना। तो आपको सर। लाइसेंस मिल जाएगा, ड्रग लाइसेंस, आपके रोजगार का साधन है कि नहीं। ड्रग लाइसेंस कितने काम की चीज है पता है आपको। कोई किराना दुकान तो है नहीं कि हर किसी ने मुंह उठा के खोल ली। दवाई की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सिंसियर रहा करो। हर किसी के पास तो होता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। आपको यदि कॉस्मेटिक की शॉप खोलनी है तो कौन सा लाइसेंस चाहिए, कुछ नहीं, 4 लिपस्टिक रख लो और खोल लो कहीं भी। और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ऐसा काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ड्रग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तभी तो आप वैक्सीन बेच पाओगे, वैक्सीन बेचने का भी लाइसेंस मिल सकता है आपको, है ना। वैक्सीन बेचने का, नार्कोटिक ड्रग्स बेचने का, और एच शेड्यूल के ड्रग्स बेचने का। तो एक अच्छा अच्छा लाइसेंस है। डिप्लोमा इन फार्मेसी तो बहुत अच्छा कोर्स है। आप लोग ने बहुत अच्छा किया एडमिशन लेके, है ना। अभी मेरा खुद का जो मतलब मेरा भाई मेडिकल स्टोर चलाता है भोपाल में, तो 5,000 पर मंथ मुझे देता है उसके प्रॉफिट से वो, है ना। मेरे लाइसेंस पे वो मेडिकल स्टोर पहले मैं देखता था, लेकिन अब टीचिंग प्रोफेशन में आ गया मैं। तो 5,000 पर मंथ की एक फिक्स्ड इनकम हो गई कि नहीं मेरी लाइफ टाइम, ये बताओ। मैंने 300 रुपये दे के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को मेरे लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। सब आप लोग को भी लाइसेंस मिलेगा तो हर 3 साल 5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ेगा आपको। रिन्यू कर लोगे तो वो 5 5 साल तक वैलिड रहेगा वो। तो 5 साल तक आप मेडिकल स्टोर चला सकते हो। फिर उसके बाद जैसी उसकी एक्सपायरी डेट करीब आएगी फिर उसको रिन्यू करा लेना ऑनलाइन, है ना। आप मेडिकल स्टोर ना खोलना चाहे तो आपका कोई भाई है, कोई रिलेटिव है ना, तो वो भी खोल सकता है। बस इतना है कि आपको उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नाम आपका डला रहेगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करे कोई आपके लाइसेंस पे, नहीं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। कुछ सालों के लिए हो सकता है, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है ना। तो थोड़ा रिस्की रहता है। तो आपको यदि ड्रग लाइसेंस चाहिए तो पढ़ाई करो, ठीक है। और वो ड्रग लाइसेंस आपको जीवन भर फायदा देगा आपको, ठीक है। चलिए। और सर जो हम्म। फार्मास्यूटिक्स के जो प्रैक्टिकल्स है, तो जो ब्लैंक पेज पे ऑब्जर्वेशन टेबल और उसके साथ कैलकुलेशंस भी लिखने हैं क्या? हाँ, ब्लैंक पेज पे आपका डायग्राम्स आते हैं, और उस पे ऑब्जर्वेशन टेबल आती है, और जो रूलिंग वाला पेज है उस पे डिस्क्रिप्शंस आते हैं, ठीक है। सिर्फ और कैलकुलेशन सर ब्लैंक पेज पे ही लिखना है ना? कैलकुलेशन ब्लैंक पेज पे लिखना है। अच्छा ठीक है सर। ओके, बाय।